हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे स्ट्रैटेजी की, जिसको रणनीति कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि एक अच्छा योद्धा जो होता है वो अपनी रणनीति सबसे पहले बनाता है। पुराने समय में जब युद्ध हुआ करते थे, राजा के द्वारा पहले रणनीति तैयार की जाती थी कि युद्ध को जीतना किस प्रकार से है, और पढ़ना भी आपके लिए किसी युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि आप एक पूरे वर्ष भर तक एक परीक्षा की तैयारी करते हैं और फाइनली आप उस एग्ज़ाम को देते हैं जिस एग्ज़ाम के लिए आपने साल भर कठिन मेहनत की है, कठोर परिश्रम किया है। तो हम राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में भी क्या कोई रणनीति बना सकते हैं? क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसके माध्यम से हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। हर एक विषय के लिए हर एक स्टूडेंट अपनी रणनीति बनाता है। आपको भी अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिससे कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें एग्जाम के दौरान। आप देखते हैं कि आप कई बार बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आप लोग स्टार्टिंग में उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते हैं, सही समय का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि फाइनली हम किस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी तय कर सकते हैं अपने विषय के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की। ये वो विषय है जो कि करंट घटनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। 12th क्लास के अंदर पॉलिटिकल साइंस की बुक को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, जिसमें कि एक है समकालीन भारतीय राजनीति, जिसमें आप 1947 के बाद भारतीय राजनीति में जो घटनाएं घटित हुई है, बारी बारी उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। वहीं दूसरी ओर बुक है विश्व राजनीति, वो भी समसामयिक विश्व राजनीति है, जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं 1945 के बाद, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद विश्व राजनीति में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो बुक्स दोनों ही एनसीईआरटी के आप लोगों के लिए बहुत शानदार बुक्स हैं, जिसमें पढ़ने का हमेशा ही एक इंटरेस्ट बना रहता है। भला कौन सा ऐसा स्टूडेंट होगा जो पॉलिटिकल साइंस की उन इवेंट्स को नहीं पढ़ना चाहेगा जिनका संबंध हमारे भूतकाल से भी है और वर्तमान काल से भी है। आज जो कुछ घटित हो रहा है राजनीति में, वो सारी घटनाएं हमारी पहले घटित हुई घटनाओं से किसी न किसी रूप में जुड़ी रहती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले ये बात करते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की, यानी कि स्वतंत्र भारत की राजनीति, जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर जो दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर जो दिया गया है, वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। जब हम बात करते हैं इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें आप लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी, कौन कौन से चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को स्वतंत्र भारत ने किस प्रकार से फेस किया, उनका सामना किस प्रकार से किया, उनका समाधान किस प्रकार से किया। जब हम आज़ाद हुए थे उस समय हमारे सामने मुख्य रूप से चुनौती थी स्वतंत्र भारत भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित हुआ था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ ही हिंसा, विस्थापन, पुनर्वास, ये समस्याएं हमारे सामने खड़ी थी। देसी रजवाड़ों का विलय भारत में करना था, बहुत बड़ी समस्या थी। भारत में लोकतंत्र की स्थापना करनी थी और साथ ही साथ भारत को विकास के मार्ग पर अग्रसर करना था। फर्स्ट चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से फोकस किया गया है राष्ट्र निर्माण की चुनौती के रूप में। जब हम आज़ाद हुए थे तो विस्थापन और पुनर्वास की समस्या ने किस प्रकार से भारत को झकझोर करके रख दिया था, किस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। उस सांप्रदायिक हिंसा के बीच में भारत को अपने देसी रजवाड़ों का विलय करना था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार ने सफलतापूर्वक कर दिखाया। दूसरा चैप्टर मुख्य रूप से आपका ध्यान केंद्रित करता है लोकतंत्र की स्थापना भारत में किस प्रकार से की गई। स्वतंत्र भारत में प्रारंभिक 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। इस चैप्टर में कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति के बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस के सामने और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज थी, क्या कांग्रेस उसी प्रकार से एक दलीय प्रभुत्व वाला दल था जैसा कि उस समय चीन, इरिट्रिया और अन्य देशों में था, जहां पर गैर लोकतांत्रिक तरीके से एक दलीय प्रभुत्व स्थापित किया गया था। तो हम इनके साथ कंपेयर करते हुए इस चैप्टर में चर्चा करते हैं कांग्रेस के एक दल के प्रभुत्व की प्रकृति की। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आता है वो है नियोजित विकास की राजनीति।
नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत ने 1947 के बाद ऐसी कौन सी नीति अपनाई जिससे कि भारत विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सका। जी हाँ, बिल्कुल, भारत ने सोवियत संघ से एक मॉडल ग्रहण किया जिसे हम पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को क्रियान्वित करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। उसी योजना आयोग की नीतियों के माध्यम से भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपने विकास क्रम को या विकास रथ को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस समय विकास के दौरान भारत को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, क्या सफलतापूर्वक हमारा जो विकास रथ था वो आगे की तरफ बढ़ता गया, नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई और नीति आयोग ने किस प्रकार से अपना काम प्रारंभ किया, इन सभी बातों की चर्चा इस चैप्टर के माध्यम से की जाती है। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं भारत के विदेश संबंधों की। भारत ने आजादी के पश्चात पंडित नेहरू के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण करते हुए शांतिपूर्ण विदेश संबंधों को अपनाया था। उस समय चीन और पाकिस्तान भारत के दो पड़ोसी देश थे, उनके साथ किस प्रकार के संबंध हमारे रहे। हमने चीन के साथ 1962 में युद्ध क्यों किया, पाकिस्तान के साथ 1965-1971 के युद्ध क्यों हुए, पाकिस्तान के साथ 1999 में कारगिल की लड़ाई क्यों हुई और इन सब के बीच में भारत ने अपने इन देशों के साथ संबंधों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया, भारत का परमाणु कार्यक्रम क्या था, इन सब बातों पर भारत के विदेश संबंध चैप्टर के अंतर्गत चर्चा की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। कांग्रेस प्रणाली क्या थी, इस चैप्टर के अंदर इस मुद्दे पर चर्चा की जाती है। साथ ही साथ कांग्रेस प्रणाली के समक्ष चुनौतियां क्या थी। चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के लिए यह काल एक राजनीतिक भूकंप का काल कहलाता है। उस समय कांग्रेस ने न केवल केंद्र के अंदर अपनी सीटों को कम किया, बल्कि कई राज्य थे जहां से कांग्रेस अपनी सत्ता गंवा बैठी थी। कौन सी ऐसी समस्याएं आन खड़ी हुई थी जिन्होंने कांग्रेस को इस प्रकार से प्रभावित किया था, इन सब बातों की चर्चा यहाँ पर होती है। साथ ही साथ क्या कांग्रेस ने वापस अपने आप को पुनर्स्थापित कर लिया था, कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ था, इन सारी बातों की चर्चा हम इस चैप्टर में करते हैं। इतना ही नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग बात करते हैं 1975 में ऐसा क्या हुआ था कि आंतरिक आपातकाल की उद्घोषणा करनी पड़ी थी। वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने सरकार को आपातकाल की उद्घोषणा के लिए मजबूर कर दिया था। आपातकाल के दौरान क्या हुआ था, आपातकाल के बाद जो शाह आयोग गठित किया गया था उसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र के अंदर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में किस प्रकार से स्थापित हुई और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 1980 में एक बार फिर कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। सारी बातों की चर्चा हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट चैप्टर में करते हैं। उसके बाद बात आती है क्षेत्रीय आकांक्षाओं की। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अंतर्गत चर्चा की जाती है भारतीय राजनीति के अंदर क्या लोगों को अपनी आकांक्षाएं व्यक्त करने का अधिकार है, क्या भिन्न भिन्न राज्यों में जो आकांक्षाएं उत्पन्न हुई थी वो ठीक थी, क्या वो लोकतांत्रिक आकांक्षाएं थी। नागालैंड और मिजोरम दोनों ही जगह पर स्वतंत्रता के लिए क्यों आंदोलन प्रारंभ हुए थे। स्वतंत्रता का मतलब है भारत से अलग देश बनाने की मांग इन दोनों राज्यों के अंदर क्यों उठी थी। दक्षिण भारत के अंदर द्रविड़ आंदोलन का जन्म क्यों हुआ था। पंजाब ने खालिस्तान की मांग क्यों रखी थी, क्या कश्मीर भी भारत से अलग होना चाहता था। ये वो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाती है इस चैप्टर के अंतर्गत, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। साथ ही साथ भारतीय राजनीति में बदलाव, जो कि इस बुक का अंतिम चैप्टर है, वहां चर्चा की जाती है किस प्रकार से 1990 में जो कांग्रेस का एक प्रभुत्व का दौर था वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और यहीं से शुरुआत होती है गठबंधन की राजनीति की। गठबंधन की राजनीति के साथ ही साथ इस समय सांप्रदायिक हिंसा का जन्म होता है, क्षेत्रीय दलों का उदय होता है। इसी समय पिछड़ा वर्ग मुद्दा भी जन्म लेता है। ये वो सारी बातें हैं जिन पर हम इस चैप्टर में चर्चा करते हैं। ये जो बुक है आपकी वो 1947 से लेकर वर्तमान समय की जो भारतीय राजनीति है उन सभी घटनाओं को एक काल क्रम में पिरोती हुई आपको पेश करती है, जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए बड़े ही इंटरेस्टिंग की बात रहती है। ये तो हमने एक बुक की चर्चा की, ये है आपकी दूसरी बुक जिसे हम कहते हैं समसामयिक विश्व राजनीति। समसामयिक विश्व राजनीति के अंतर्गत पहला चैप्टर जो है वो है आपका दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर के अंतर्गत
हम लोग चर्चा करते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी, दो ध्रुवीयता क्या थी, दो ध्रुवीयता के अंतर्गत ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई थी जिससे कि दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। शीत युद्ध क्या था, आधार के तौर पर हमें शीत युद्ध को भी पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर में। शीत युद्ध के दौरान वो कौन सी प्रमुख घटनाएं थी जिन्होंने विश्व राजनीति को प्रभावित किया था। फिर दो ध्रुवीयता में जो दो ध्रुवीयता का पतन हुआ था, जिसे हम साम्यवादी खेमे का पतन कह करके पुकारते हैं, इसमें मिखाइल गोर्बाचेव की क्या भूमिका थी। मिखाइल गोर्बाचेव, जिनको एक सुधारवादी नेता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने की पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसी नीतियां दी थी, फिर भी साम्यवादी खेमा बिखर गया। उसके बाद जो साम्यवादी खेमे से देश अलग हुए थे, मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों के साथ आगे क्या हुआ, शॉक थेरेपी क्या थी, क्या परिणाम निकले, और उसके बाद भारत और रूस के संबंध भारत के हित में और रूस के हित में किस प्रकार रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हम इस स्टार्टिंग के चैप्टर में करते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं सत्ता के समकालीन केंद्र, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। यहां बात की जाती है कि जब दो ध्रुवीयता समाप्त होती है, जब शीत युद्ध समाप्त होता है, उस समय अमेरिका एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरता है, जिसे हम अमेरिकी वर्चस्व का युग कह सकते हैं। लेकिन क्या अमेरिका के इस वर्चस्व के सामने कोई ऐसी शक्तियां थी जो कि उभर रही थी और अमेरिका को चैलेंज कर सकती थी? इस चैप्टर में हम उन्हीं केंद्रों की चर्चा करते हैं और उनमें नाम आता है यूरोपीय संघ का, उनमें नाम आता है आसियान का, उसमें नाम आता है भारत और चीन के आपसी संबंधों का। क्या ये दोनों देश मिलकर के अमेरिका के सामने एक चुनौती पेश कर सकते हैं? यहां हम भारत और चीन संबंधों की भी चर्चा करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जहां हम बात करते हैं यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1945 में विश्व शांति के लिए स्थापित किया गया था। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए थे, उन उद्देश्यों में सफल हुआ? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी प्रकार के बदलाव की कोई गुंजाइश है? क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ में बार बार सुधार की मांग उठ रही है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ किन किन एजेंसियों के माध्यम से अपने कार्यों को संपन्न करता है? ये वो सारी बातें हैं जिनकी चर्चा हम इस चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद समकालीन विश्व में सुरक्षा की बात की जाती है। समकालीन विश्व में सुरक्षा का अर्थ है कि विश्व जो कि 1990 के बाद, स्पेशली 1990 के बाद कई प्रकार के संकटों से गुजर रहा था, क्योंकि आतंकवाद एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा था। आतंकवाद के साथ ही साथ शरणार्थियों की समस्या कही जा सकती है, पर्यावरण संकट कहा जा सकता है, ये वो मुद्दे थे, और साथ ही साथ वैश्विक महामारियां, इन सभी को हम कहते हैं विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्याएं। एक और तो युद्ध जो कि लगातार चले आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसी समस्याओं ने जन्म ले लिया जिनके लिए पूरे विश्व को एक होकर के लड़ना जरूरी था। तो इन सभी मुद्दों की चर्चा हम समकालीन विश्व में सुरक्षा के अंतर्गत करते हैं। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन नेक्स्ट चैप्टर है, जहां बात की जाती है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या कुछ हो रहा है जो कि मानव सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है? वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमने इस प्रकार से पैदा कर दिया है जो आज पर्यावरण के लिए संकट बन चुकी है? इन सारी बातों पर चर्चा इस चैप्टर के अंदर होती है। साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो कि पूरे विश्व के द्वारा किया गया है, इसमें ज़्यादा दोषी कौन है? क्या पश्चिमी मुल्क ज़्यादा दोषी हैं या फिर एशिया और अफ्रीका के वो देश दोषी हैं जो कि 1940 के दशक में स्वतंत्र होकर के इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना प्रारंभ करते हैं? दोनों प्रकार के जो देश हैं उनके बीच में एक टकराव की स्थिति जन्म लेती है। प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, जिनकी शुरुआत होती है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन से, जिसे हम रियो सम्मेलन कह करके पुकारते हैं। तो इन सभी बातों की चर्चा हम इस चैप्टर में करते हैं। और लास्ट चैप्टर जो आता है वो है आपका वैश्वीकरण, जिसे भूमंडलीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण क्या है, इस चैप्टर के अंतर्गत इसके अर्थ को जानने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ क्या वैश्वीकरण का दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है? वैश्वीकरण के प्रभाव क्या हैं, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, इन सभी बातों की चर्चा हम इस चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो दो बुक्स हैं जिनको हमें किस प्रकार से पढ़ना है ये आप तय करेंगे, क्योंकि ये वो
कंटेंट है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया है। अब देखिए, समय आता है यहाँ से इस बात की चर्चा करने का कि एग्जाम आपके जब सामने है और आप एक रणनीति के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप फोकस करिए कि अब आपको किस प्रकार से इन चैप्टर्स को अपना समय देना है। जब हम रणनीति की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो विषय हैं उनमें से आप कौन से विषय को कितना समय देना चाहते हैं। पॉलिटिकल साइंस आपके लिए उन सभी विषयों में से कितना महत्व रखता है ये आप ही को तय करना है। आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों की गहराई को समझना है। पिछले साल के पेपर्स आपको देखने हैं। पिछले साल के पेपर्स देखने के माध्यम से आपको ये जानकारी मिल जाती है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन का आंसर हमें किस प्रकार से देना होता है। क्योंकि पिछली बार जो पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, वो भी प्रश्न आ रहा है। वन लाइनर जिसको हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं वो भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। आपको ये चयन करना है पढ़ाई करते वक्त कि कौन से चैप्टर में से कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हमें किस लिमिट में देना है, प्रश्नों का उत्तर देते समय हमारी शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए उस पर हमें विशेष रूप से फोकस करना होता है। हमें अच्छे शब्दों का चयन करना होता है, तभी तो स्टूडेंट 100 में से 100 ला पाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि 100 में से 100 लाएं, इसके लिए क्या करें। तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत होती है, बट इसकी शुरुआत हमें सेशन के स्टार्टिंग से ही करनी होती है। अगर आपने एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना ली, अगर आपने सही तरीके से अपना प्लान पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग तय कर लिया, तो आपको अच्छा परिणाम लाने से कोई नहीं रोक सकता। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।